हेलो, देखो आज हम लोग पॉलिटी का जो 9th लेसन का कुछ बाकी था क्वेश्चन उसको देखेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 205 नंबर क्वेश्चन है कि नगर निगम के कार्य क्या है। नगर निगम के जो कार्य है उसको कार्य को बताना है। तो देखो नगर निगम का क्या अर्थ होता है। देखो नगर निगम होता है कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं, जैसे पटना, मुंबई, दिल्ली, है ना। जैसे बड़े बड़े जो शहर जो होते हैं, जैसे गोपालगंज हो गया, है ना, और सिवान हो गया, इधर ये जो शहर होते हैं, इन शहरों में नगर निगम की व्यवस्था की जाती है ना। ये नगर निगम करता क्या है। नगर निगम एक संस्था है जो क्या करती है, शहरों में सड़कों का निर्माण, उसकी मरम्मत, साफ सफाई की व्यवस्था, नालियों का निर्माण, हाँ, और स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंध इत्यादि कार्य करते हैं, और लोगों की जानवरों से रक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था करते हैं। और क्या करते हैं ये कि जो नगरों में जन्म और मृत्यु का जो आंकड़ा होता है उसको ये इकट्ठा करते हैं और सामाजिक आर्थिक विकास संबंधी कार्य करते हैं। ठीक, तो ये नगर निगम का कुछ कार्य है। तो ये तो सिंपल है, याद हो जाएगा। अगला तुम्हारा क्वेश्चन है 206 नंबर कि लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है। और है कि लोकतंत्र जो है उसके लिए राजनीतिक दल आवश्यक है। तो क्यों आवश्यक है, ठीक है। देखो लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र, ठीक है। तो लोकतंत्र का मतलब होता है क्या कि जिस शासन व्यवस्था में लोगों का राज हो, यानी कि जनता का राज हो, उसी को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहा जाता है। यानी कि जहाँ पर सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है, जनता द्वारा जो सरकार चुनी जाती है उसको लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, ठीक है। तो इस लोकतांत्रिक सरकार में राजनीतिक दल आवश्यक होते हैं। तो क्यों आवश्यक होते हैं, ठीक है। देखो तो जो राजनीतिक दल होते हैं लोकतंत्र में क्यों आवश्यक है, इसमें लिखा है कि जो राजनीतिक दल होते हैं वह ऐसे नागरिकों का समूह होता है। यानी कि जो राजनीतिक दल होता है वो राजनीतिक दल ऐसे नागरिकों का समूह होता है जो सार्वजनिक मामलों पर एक विचार रखते हैं। यानी सार्वजनिक मामला का मतलब है कि जो सबके लिए जो काम किया जा रहा है, जो सबके लिए जो नीति बनाई जा रही है उसको सार्वजनिक मामला कहते हैं। और उन सार्वजनिक मामला पर जितने रोज राजनीतिक दल होते हैं वो सब अपना विचार एक ही रखते हैं, ठीक है। पहला। दूसरा कारण क्या है कि अगर कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो उसमें ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो राजनीतिक दल होते हैं, अगर कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो उसमें बिना राजनीतिक दल के उसकी कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो उसमें राजनीतिक दल एकदम आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है, ठीक। तो उसी को कहते हैं क्या कि राजनीतिक दलों के बिना लोकतांत्रिक व्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है, ठीक है। और क्या, और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में बिना राजनीतिक दल के ये कार्य भी नहीं कर सकती है और इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अभी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो राजनीतिक दल होते हैं वो करते क्या है। देखो ये क्या करते हैं, मतदाता की जो भीड़ होती है, भीड़ मतलब जो जनता होती है, उनको क्या करते हैं, एकत्रित करने का कार्य करते हैं। एकत्रित मतलब एकजुट, ठीक, यानी कि व्यवस्थित करने का। दूसरा क्या है, ये क्या करते हैं कि नेतृत्व प्रदान करने वाले नेताओं को चुनते हैं। लोकतांत्रिक दल जो दल होती है वो क्या करते हैं, राजनीतिक जो दल होते हैं वो करते क्या हैं कि अपने में से कुछ ऐसे नेता की चुनाव करते हैं जो राष्ट्र स्तर पर उनका नेतृत्व करे, मतलब उनको सही दिशा में लेकर जाए, सही तरीके से उनका चलाए, ताकि उनके देश का विकास हो सके, ठीक। और क्या आता है, देखो लोकतांत्रिक लोगों में जो राजनीतिक
समझ होती है, राजनीतिक जो शिक्षा होती है, ये लोकतांत्रिक राजनीतिक दल ही स्थापित करते हैं। मतलब जो जनता होती है उनको राजनीतिक दल जो होते हैं ये राजनीति के बारे में शिक्षा देते हैं, समझाते हैं कि राजनीति क्या होती है। ठीक है, और क्या होता है, ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होता है उसकी ये राजनीतिक दल एकदम अभिन्न अंग होते हैं। अभिन्न अंग का मतलब है कि लोकतांत्रिक सरकार में राजनीतिक दल के बिना इनका कार्य चल ही नहीं सकता है, ये चल ही नहीं पाएंगे। कह रहा है कि ये तो ऊपर ही पढ़ लिए कि इस राजनीतिक दल के बिना लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती है ना। अगर कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो उसमें एकदम राजनीतिक दल बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जनता की इच्छाओं और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं और जनमत को दिशा प्रदान करते हैं। मतलब जो जनता की जो इच्छा होती है कि हमें कुछ ये सुविधाएं मिलती, कुछ हमें प्राप्त होता है, जो जनता के मन में जो इच्छा होती है, जो श्रद्धा होती है और उनके मन की जो भावनाएं होती है, उन्हीं का नेतृत्व करते हैं और उनको जनमत को दिशा प्रदान करते हैं। मतलब कि उनके भावनाओं को और उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और उन्हें सही राह दिखाते हैं। जनमत को दिशा का मतलब है कि जनता को सही दिशा यानी कि सही राह दिखाते हैं कि आपको कैसे चलना चाहिए और क्या करना चाहिए। ठीक, उसके बाद ये कहा है कि जो राजनीतिक दल होते हैं ये क्या करते हैं, चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीत करके सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। मतलब कि जो विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं वो क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने के बाद से जब उस चुनाव में जीतते हैं तो ये क्या करते हैं कि चुनाव में जीत करके और जा करके सरकार में अपनी भागीदारी निभाते हैं, यानी कि अपना सहयोग देते हैं और सहयोग के साथ देश को चलाते हैं। ठीक, तो इसको थोड़ा सा पॉइंट करके याद कर लेना है ना। और अगला है राज्यपाल की नियुक्ति। 207 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है तथा उसका कार्यकाल क्या है। किसी भी राज्य में एक राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल यानी कि गवर्नर। तो ये गवर्नर जो होता है यानी कि राज्यपाल, इसकी नियुक्ति कौन करता है और इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ठीक है, तो देखो किसी भी राज्य में, कोई भी राज्य हो तो उस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति जो राष्ट्रपति होता है वही करता है। तो कैसे करता है, जो राज्य के राज्यपाल होता है यानी किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति तो करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन ये कैसे करता है, जो राज्य की जो कार्यपालिका होती है, संघ की जो कार्यपालिका होती है, संघ मतलब देश की, ठीक है, देश जो कार्यपालिका होती है उस कार्यपालिका के जो प्रधान होता है राष्ट्रपति, संघ यानी कि देश का जो कार्यपालिका होती है उस कार्यपालिका का जो प्रधान होता है उसको कहा जाता है राष्ट्रपति। ठीक है, कार्यपालिका का मतलब है जो कार्य करती है। ठीक है, देश में जो विभिन्न कार्य करती है उसी को कार्यपालिका कहा जाता है और उसका जो प्रधान होता है मेन, उसको राष्ट्रपति कहा जाता है। और यही राष्ट्रपति क्या करता है कि राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अभी राज्यपाल क्या होता है, राज्यपाल राज्य के सभी गतिविधियों पर नजर रखता है और जितने राज्य में जो विश्वविद्यालय होते हैं, जो कॉलेज होता है, जो विश्वविद्यालय होता है, उसको वो सब इसी राज्यपाल के देखरेख में होता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या करते हैं कि अब ये राज्य की सभी स्थिति को ध्यान में रख करके और इस पर नज़र रखते हैं। जब अगर कभी राज्यपाल को ऐसा लगता है कि जो राज्य के मुख्यमंत्री जो विधान परिषद है वो अगर ठीक से कार्य नहीं कर रही है ना, और राज्य में अराजकता की स्थिति फैल गई है, तो इस स्थिति में क्या करता है राज्यपाल, राष्ट्रपति को एक पत्र लिखता है ना, और राज्य के विधान परिषद को यानी विधानसभा को भंग करने की मांग करता है। तो इस पर राष्ट्रपति उसका आदेश देता है और आदेश दे करके भंग कर देता है
राज्य के विधानसभा को, जिससे और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो राष्ट्रपति शासन कैसे लागू होता है, पिछले वीडियो में पढ़े थे हम लोग। ठीक है, देखो राज्यपाल क्या करता है, जो कार्यपालिका होता है, यानी कि संघ की जो कार्यपालिका होती है, संघ की कार्यपालिका होती है, इसका जो प्रधान होता है, मेन, वही क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। और इसी राष्ट्रपति के द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल यानी कि गवर्नर। ठीक है, इस गवर्नर की नियुक्ति की जाती है ना। देखो, हम जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो 5 वर्षों के लिए की जाती है। ठीक है, परंतु ये 5 वर्षों के लिए तो की जाती है, लेकिन अगर जैसे कार्यकाल इनका पूरा हो जाएगा, तो जब तक इनके स्थान पर यानी कि दूसरा राज्यपाल नियुक्त नहीं होता है ना, तब तक अपने पद पर बने रहते हैं। यानी कि 5 वर्षों के लिए इनका नियुक्ति हो गया, ठीक, और 5 वर्ष इनका कार्यकाल पूछ गया। ठीक, तो 5 वर्ष जब पूछ गया तो इनको हटा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक इनके स्थान पर दूसरा राज्यपाल नियुक्त करके नहीं आ जाएगा, तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। और जब जैसे ही कोई दूसरा नियुक्त हो जाएगा तो ये अपने पद से हट जाएंगे। ठीक, तो ये होता है राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, इसको बताएंगे कैसे कि राज्यपाल की नियुक्ति, भारत के प्रत्येक राज्यों में एक राज्यपाल होता है, जिसकी नियुक्ति संघ के कार्यपालिका के अध्यक्ष संघ के कार्यपालिका के जो प्रधान राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है, परंतु जब तक 5 वर्ष हो जाने के बाद जब तक इनके स्थान पर कोई दूसरा राज्यपाल नियुक्त करके नहीं आ जाता, तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा कि भारत में निर्वाचन का उत्तरदायित्व किस पर है। भारत में जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन यानी चुनाव, उसका उत्तरदायित्व जो होता है वो किस पर है। तो भारत में निर्वाचन का उत्तरदायित्व किस पर है, यानी कि निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, यानी कि चुनाव कराने का जो जिम्मा है वो किस पर है। ठीक है, तो देखो, भारत में जो है चुनाव कराने का जो जिम्मेदारी है वो निर्वाचन आयोग का है। ये निर्वाचन आयोग नियम बनाती है और वही अपने नियम के अनुसार क्या करती है, प्रत्येक राज्यों में पूरे देश में चुनाव कराती है। ठीक है, यानी जो भारत में जो निर्वाचन का जो उत्तरदायित्व है वो एक निर्वाचन आयोग होता है, उसके ऊपर है। और ये निर्वाचन आयोग क्या करती है, पूरे भारत में चुनाव कराने का जिम्मेदारी लेती है और चुनाव कराती है। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद में है, तो ये संविधान के 314 अनुच्छेद में इस निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। यानी कि यहाँ से तुमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 314 में। ठीक है, अगला है कि वित्त विधेयक। 109 नंबर क्वेश्चन है कि वित्त विधेयक क्या है। तो देखो, वित्त विधेयक क्या होता है। ठीक है, तो पहले इसको साफ कर देते हैं। जो विधेयक होता है, ये विधेयक पहले होता क्या है, पहले जानो कि विधेयक किसको कहते हैं। तो देखो, कोई भी नियम या कोई कानून बनाने के लिए जो क्या हुआ, जो कोई भी कानून बनाने के लिए जो फंडा तैयार किया जाता है उसी का नाम दिया जाता है विधेयक। विधेयक कोई आदमी नहीं है, ये जो फंडा तैयार किया जाता है ना, कोई भी कानून या नियम कोई बनाने के लिए, तो उसी को नाम दिया जाता है विधेयक। अब ये विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण विधेयक और एक होता है वित्त विधेयक। ठीक है, देखो, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है।
साधारण विधेयक का मतलब है कि अगर उसमें रुपया पैसा से धन से संबंधित अगर उसमें कोई चर्चा नहीं, यानी कि धन से अगर संबंधित है, ठीक है ना, जो विधेयक धन से संबंधित होता है उसको वित्त विधेयक कहा जाता है। और जो विधेयक धन को छोड़कर बाकी किसी भी मामला से संबंधित है तो उसको साधारण विधेयक कहा जाता है। ठीक है, तो जो वित्त विधेयक होता है उसमें क्या होता है, देखो कि जो वित्त विधेयक होता है, ये वित्त विधेयक, ये विधान कभी, ये केवल विधानसभा में ही लाया जा सकता है। हाँ, वित्त विधेयक केवल विधानसभा में लाया जाता है, और विधानसभा में जब आता है तो विधानसभा में चर्चा होने के बाद इस पर पूरी तरह से बहस हो जाता है। उसके बाद इसको भेजा जाता है विधान परिषद के पास, विधान परिषद के पास। ठीक है, जब विधान परिषद के पास ये विधेयक पहुंचता है, वित्त विधेयक, तो विधान परिषद क्या करते हैं, विधान परिषद को 14 दिनों के लिए 14 दिनों का समय दिया जाता है। ठीक है, 14 दिन का समय दिया जाता है कि उस 14 दिन के अंदर ये इस वित्त विधेयक को विधान परिषद पास कर दे, है ना, या उस पर जो भी अपना निर्णय सुनाना है, जो भी अपना उसमें कुछ जोड़ना है या कुछ घटाना है या कुछ भी करना है, उसमें परिवर्तन उसको वो बताती है। ठीक, अगर ये विधान परिषद इस वित्त विधेयक को 14 दिनों के अंदर विधान परिषद को अगर भेज देती है तो ठीक है, और नहीं भेजती है, अगर 14 दिन के अंदर 14 दिन के अंदर नहीं भेजी तो 14 दिन बीतने के बाद 14 दिन बीतने के बाद इस वित्त विधेयक को स्वतः पारित मान, दोनों सदनों से, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद से पारित मान लिया जाएगा। यानी इसमें ज़्यादा इस विधान परिषद का वित्त विधेयक में कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, बस इसमें ये अपना मत दे सकती है। यह विधानसभा पर निर्भर करता है कि इसका मत ये मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। ठीक है, तो ये होता है वित्त विधेयक। पहला हम क्या जाने कि विधेयक क्या होता है, कि कोई भी नियम बनाने के लिए जो फंडा तैयार किया जाता है उसको विधेयक कहा जाता है। और विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण विधेयक, दूसरा होता है वित्त विधेयक। तो पैसा रुपया से, यानी कि धन से जो संबंधित होता है उसको बोला जाता है वित्त विधेयक, और जो धन के अलावा किसी अन्य मामला से जो संबंधित होता है उसको बोला जाता है साधारण विधेयक। ठीक है, तो हमसे पूछा गया, क्वेश्चन पूछा है कि वित्त विधेयक क्या है, तो वित्त विधेयक क्या है, धन से संबंधित जो विधेयक होता है उसको वित्त विधेयक कहते हैं। ये वित्त विधेयक केवल विधानसभा में ही लाया जा सकता है। विधानसभा में वित्त विधेयक लाए जाने के बाद यहाँ पे चर्चा होती है, और चर्चा के बाद इस पर पूरी तरह से बहस करके और इसको भेजा जाता है कहाँ पे, विधान परिषद में। और विधान परिषद इसको 14 दिनों के अंदर वापस करती है, यानी कि पुनः लौटाती है। अगर ये 14 दिनों के अंदर नहीं लौटाती है तो 14 दिन के बाद इस वित्त विधेयक को विधान परिषद और विधानसभा से पारित माना जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये जो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड जो पार्ट था वो यहाँ समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे पॉलिटी का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, जिसमें हम शीत युद्ध, है ना, शीत युद्ध से शुरुआत करेंगे, है ना। पहला चैप्टर है शीत युद्ध, तो शीत युद्ध से हम स्टार्ट करेंगे क्या होता है। तो यहाँ तक अच्छे से देख लेना, है ना, और इसको याद कर लेना। ठीक है।